जरा दुनिया के एक ऐसे समुद्री रास्ते के बारे में सोचिए जहां से गुजरने वाले हर जहाज पर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कनें टिकी हों। एक ऐसा रास्ता जहां आज का जियोपॉलिटिकल तनाव हजारों साल पुराने इतिहास से टकरा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज़ जलडमरू नद्य के संकट की। और ये सिर्फ एक क्षेत्रीय टकराव नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। पूरी दुनिया में जितना भी तेल है उसका 20% हिस्सा इसी एक तंग रास्ते से होकर गुजरता है। सोचिए, हर 5 में से 1 बैरल तेल। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी आधुनिक दुनिया की, आप कह सकते हैं, जीवन रेखा है। इस रास्ते में जरा सी भी रुकावट दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतों में भूचाल ला सकती है। और जब बात भारत की आती है तो ये संकट और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। हम जितना भी कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं उसका 40% इसी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से होकर आता है। यानी हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी ऊर्जा सुरक्षा सीधे तौर पर इस एक नाजुक रास्ते पर निर्भर करती है। और इसी तनाव भरे माहौल के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से ये भड़काऊ धमकी सामने आती है। हालांकि ये टिप्पणी मूल रूप से एक अलग संदर्भ में की गई थी, लेकिन इसने ईरान के साथ चल रहे तनाव को एक खतरनाक मोड़ दे दिया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक आधुनिक देश के पूरे बुनियादी ढांचे को तबाह करने की सीधी धमकी थी। तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा रास्ता दुनिया और खासकर भारत के लिए इतना अहम क्यों है। देखिए, ये रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और फिर अरब सागर से जोड़ता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई और कुवैत जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के लिए अपने ऊर्जा निर्यात का ये मुख्य मार्ग है। यहाँ कोई भी रुकावट आने का मतलब है पूरी की पूरी वैश्विक सप्लाई चेन का टूट जाना। लेकिन सवाल ये है कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? और ये स्लाइड भारत की इस पर निर्भरता को बिल्कुल साफ तौर पर दिखाती है। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली 80% आयातित एलपीजी गैस इसी रास्ते से आती है। जरा सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या पड़ेगा। वो जो पाषाण युग वाली धमकी थी, वो सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रही। हाल ही में ईरान के सबसे ऊंचे पुलों में से एक B1 ब्रिज पर हमला हुआ और इसने ये साफ कर दिया कि निशाना अब सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं है, बल्कि देश के विकास और उसकी आधुनिकता के प्रतीक भी हैं। लेकिन इस पाषाण युग की धमकी का जवाब ईरान ने कैसे दिया? इसके लिए उन्होंने अपने आधुनिक हथियारों की तरफ नहीं, बल्कि अपने प्राचीन इतिहास की ओर देखा। और ये इस टकराव के मूल को बड़ी खूबसूरती से सामने रखता है। एक तरफ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मिटाने की धमकी है, तो दूसरी तरफ एक गहरी, एक मजबूत सभ्यतागत पहचान की याद दिलाई जा रही है, जो समय की हर कसौटी पर खरी उतरी है। ईरान का संदेश बिल्कुल साफ है। वो खुद को सिर्फ एक देश के तौर पर नहीं देखते, बल्कि एक ऐसी सभ्यता के रूप में देखते हैं जिसने सिकंदर से लेकर मंगोलों तक हजारों सालों से बड़े बड़े वैश्विक साम्राज्यों के तूफानों का सामना किया है और फिर भी खड़ी रही है। चलिए अब देखते हैं कि ये संघर्ष वैश्विक व्यवस्था को, यानी ग्लोबल ऑर्डर को, किस तरह से बदल रहा है और इसमें कुछ नए समीकरण भी बन रहे हैं। ये एक अभूतपूर्व स्थिति है। मतलब जो अमेरिका पारंपरिक रूप से वैश्विक सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता आया है, वो इस संकट में पीछे हट गया है। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ कह दिया था कि हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब खुद उठानी होगी। इससे एक पावर वैक्यूम, यानी एक शक्ति का शून्य पैदा हो गया है। और अमेरिका की इस अनुपस्थिति में यूनाइटेड किंगडम जैसी दूसरी बड़ी शक्तियां इस शून्य को भरने के लिए आगे आ रही हैं। एक नया गठबंधन बन रहा है जिसका मकसद किसी भी सैन्य टकराव से बचते हुए कूटनीति के जरिए रास्ते को खुला और सुरक्षित रखना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन बदलते हुए समीकरणों के बीच भारत कहाँ खड़ा है? भारत की क्या भूमिका है? भारत यहाँ एक बहुत ही सधी हुई, बहुत ही संतुलित कूटनीति अपना रहा है। एक तरफ वो यूके के नेतृत्व वाले गठबंधन की बैठकों में शामिल हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने हितों की रक्षा के लिए सीधे ईरान से भी बातचीत कर रहा है, लेकिन किसी भी सैन्य कार्रवाई में शामिल होने से बच रहा है। और ईरान से भारत को मिला ये सीधा आश्वासन ये दिखाता है कि नई दिल्ली की सभी पक्षों के साथ बातचीत के रास्ते खुले रखने की जो रणनीति है वो काम कर रही है। ये आश्वासन भारत के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, खासकर उसके जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा के लिए। सभी पक्षों के साथ जुड़कर, लेकिन सैन्य रूप से किसी एक के साथ प्रतिबद्ध न होकर, भारत विश्व मंच पर अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी,
यानी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए हुए है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि भारत किसी भी बाहरी दबाव के बिना अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखने के लिए आज़ाद है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम दो मुख्य विचारों पर वापस आते हैं। एक तरफ हमारी आधुनिक आपस में जुड़ी हुई दुनिया की नाजुकता और दूसरी तरफ इतिहास का वो गहरा टकराव जो आज भी जिंदा है। और हम अपनी बात इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसे संघर्ष में जहां एक पक्ष पाषाण युग में भेजने की धमकी देता है और दूसरा पक्ष अपने 2500 साल पुराने साम्राज्य की दुहाई देता है, क्या आज के दौर की कूटनीति और बातचीत इस गहरे ऐतिहासिक टकराव को सच में हल कर सकती है? इसका जवाब तो शायद भविष्य ही देगा।